बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने हर्डल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात कर ली कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो समस्याओं को हल करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, समस्या क्रिएट करती हैं। ठीक, आज हम लोगों को एक और जो थिंकिंग से रिलेटेड ही एक और टॉपिक है जिसका नाम है, अगर आप लोग अपना सिलेबस देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तर्कना। तर्क करते ना हम लोग, ठीक। तर्कना कभी आप लोगों ने की है? घर पे तर्क किया है किसी से? किससे किया है बेटा? मम्मी से या पापा से किया होगा। उसके बाद क्या जवाब मिला है? पता नहीं, बोलते नहीं है, हाथ चला देते हैं। हाँ, कहते जबान लड़ाते हो? नहीं, जबान नहीं लड़ा, सब केवल सवाल पूछ रहे थे या तर्क कर रहे थे। ठीक, हम और आप भी रीजनिंग करते हैं, तर्कना करते हैं। तर्कना का मतलब क्या होता है, पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि व्हाट इज रीजनिंग। आप लोग भी रीजन करते हो ना, तो क्या होता है रीजनिंग? कौन बताएगा? हाँ, तो वैलिड इनवैलिड की बात कहाँ आ रही है? अभी हम जजमेंटल क्यों हो रहे हैं? मैं आप लोगों को भी यही सिखाना चाह रहा हूँ, बार बार बोल भी रहा हूँ कि इन साइकोलॉजी डोंट बी जजमेंटल। इफ़ यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रू साइकोलॉजिस्ट, डोंट बी जजमेंटल। कभी भी आप जजमेंटल मत होइए अगर आप एक अच्छे साइकोलॉजी, एक अच्छे मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं, क्योंकि कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में आपके पास आया है, ठीक, आप उसकी परिस्थितियां नहीं जान रहे हो। आप अभी हाल फिलहाल में उसको सामने देख रहे हो सकता हो कि एक बंदा एक्सीडेंट हुआ हो, सर पे चोट आई हो, नाली में गिर गया हो, उठ के वो आपके पास आ रहा हो या आप उसके पास जा रहे हो, तो इस परिस्थिति में आप उसे देख के सबसे पहले जजमेंट क्या करोगे? पक्का दारू पिए है। हाँ, सर में चोट आई है तो उसका सर भी घूम रहा है, वो ढंग से चल नहीं पा रहा है, नाली में गिरा है तो कीचड़ वीचड़ लगा हुआ है, तो आप उसको प्राइमा फेसिया क्या सोचोगे? हाँ, यही कि दारूबाज है, दारू पी के नाली में पड़ा हुआ था, जबकि वैसी परिस्थिति नहीं है। तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट की जाती है, बार बार समझाया जाता है कि आप लोग जजमेंटल मत होइए अनटिल अनलेस आपके पास सारी इंफॉर्मेशन न हो। इफ़ यू डोंट हैव द कंप्लीट पिक्चर, डोंट बी जजमेंटल। अगर आपके पास संपूर्ण पिक्चर नहीं, संपूर्ण पिक्चर का मतलब ये हुआ तो आप सारे एस्पेक्ट नहीं जान रहे हैं, ठीक। तो वैलिड पॉइंट वाली बात छोड़ देते हैं। इफ़ यू हैव अ पॉइंट एंड यू वांट टू डिबेट क्यों कर, एक नया टर्म ले आ रहे हो, डिबेट। अब डिबेट का मतलब समझो। कहाँ से लिख ले हो बिट्टी? गुड। तो मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, बुक की नहीं, वो तो मुझे पता है। सेम है ना? पढ़ने के बाद सेम थी सर, पढ़ने से पहले अलग थी पर पढ़ने के बाद सेम है, ठीक है। क्या क्या है भाई? आप क्या कर रहे हैं? आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। किस चीज को? किस चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं बताइए? ठीक, गिवन इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस और डेटा। और आप क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं। आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? कंक्लूजन पे। ठीक है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने रीजनिंग का कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है? किया है? कोई सवाल याद आ रहा है उसमें? कोई भी सवाल ले लेते हैं, ठीक है। चलो, एक बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है,
रमेश ने एक फोटो में महिला को दिखाते हुए ये बोला, हाँ, कि इनके पति के बेटे की बहन का मैं भाई हूं, तो ये महिला रमेश की कौन हुई? तो आपने कैसे इस कंक्लूजन पे आप कैसे पहुंचे? आपने क्या किया? आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी ना, आपने उस इंफॉर्मेशन में से क्या किया? कुछ चीजों को रीजन आउट किया कि हाँ ये काम का है और ये काम का नहीं है। ठीक, ये जो रीजन आउट करना है, चीजों को एक एक करके देखना और ये देखना कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक, और उनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं और कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, इस चीज को आप ध्यान में देते। ठीक, क्या चीज क्लियर नहीं? चलो, अब जो आ रहा है आने दो, ठीक है, छोड़ दो, अभी ट्रायल लेने के लिए ले रहे हैं, देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग रीजनिंग में यही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं किसको? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है, जो हमारे पास एविडेंसेस दिए गए हैं, जो हमारे पास डेटा दिया गया है, हम उन फैक्ट्स को, एविडेंसेस को, डेटा को क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं और उसमें से हम अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो चुनते हैं। आपसे भी कहा जाता है ना कि भैया देख लो यार, तुम एक काम कर सकते हो, या तो तुम जो है कहते हैं ये बीए कर लो, या तो फिर तुम जो है काम करो कि बीसीए वगैरह कर लो, ठीक है, या फिर आप ऐसे ऐसे कर लो। तो फिर आप क्या करते हो कि तो अच्छा थोड़ा सा मुझे रीजनिंग करने दीजिए कि क्या सही रहेगा मेरे लिए। पर आप लोग वहाँ रीजनिंग टर्म का इस्तेमाल नहीं करते। क्या इस्तेमाल करते? कि ज़रा सोचने दीजिए क्या सही रहेगा मेरे लिए। पर सोचने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल करो? आप रीजनिंग की प्रक्रिया इस्तेमाल करो। और रीजनिंग जहाँ पे भी करोगे, दैट मीन्स देयर मस्ट बी मोर देन वन ऑप्शंस। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तब आप बेसिकली करते क्या हो? उन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हो। उन ऑप्शंस को आप क्या करते हो? इवैल्यूएट करते हो। फॉर एग्जांपल, आपको कॉलेज आना है। कॉलेज आने के लिए आपके पास कई सारी चीज़ें हैं जो उपलब्ध हैं। चाहो तो आप अपनी बाइक से आ सकते हो, चाहो तो आप ई रिक्शे से आ सकते हो, चाहो तो आप ऑटो से आ सकते हो, चाहो तो आप रैपिडो से आ सकते हो। तो आप क्या करते हो? इवैल्यूएट करते हो ना। ठीक, पता लगा बारिश हो रही है तो क्या होगा? आप अपनी बाइक चुनोगे? नहीं। आप रैपिडो चुनोगे? नहीं। आप क्या चुनोगे? ई रिक्शा चुनो, क्योंकि उसमें कम से कम सर ढका रहेगा, आपको बारिश में भीगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आप हमेशा ये काम करते रहते हो। क्लास करना है, नहीं करना है, कौन सी क्लास करनी है, कौन सी क्लास नहीं करनी है, क्या चीज़ें लिखनी है, मेरी बताई हुई क्या चीज़ें लिखनी है और क्या चीज़ें नहीं लिखनी है, ये भी आप रीजनिंग करके ही डिसाइड करते हो कि ये काम की चीज़ लग रही है, इसको लिख लेना चाहिए, ये बेकार की चीज़ लग रही है, इसको हटा देना चाहिए। क्लास के दौरान हम लोग अक्सर जो कहते हैं कई प्रकार के मजाक करते हैं, कई तरीके की मैं स्टोरीज सुनाता हूँ। क्या वो स्टोरीज आप लोग लिखते हो क्या? क्यों? और ये निर्णय कैसे लिया? रीजनिंग से। आप देखते हो कि आपके लिए बेस्ट क्या है। और टेक्निकली रीजनिंग का मतलब, जो मुझे अपने व्यक्तिगत उसमें अगर आप मुझसे कहें, तो मैं कहूँगा कि बहुत सारा नॉइस है। नॉइस, अब आप नॉइस और सिग्नल के टर्म में नहीं समझोगे उतना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारा कबाड़ है, उसमें कुछ काम की चीज़ें, ठीक है। तो आप क्या करते हो? उस कबाड़ में से काम की चीज़ों को छांट के निकालते हो, अपनी जो सुविधा के लिए या जो आपके लिए सही होता है उसमें से आप उस चीज़ को ऑप्ट कर लेते हो। दिस इज टेक्निकली कॉल्ड रीजनिंग। ठीक, ये दो तरीके की होती है। रीजनिंग कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। कौन सा? इंडक्टिव रीजनिंग
एंड सेकेंड, ठीक। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब यह है हम इंडक्टिव रीजनिंग करते कैसे? कोई किसी ने इसको किया है? इंडक्टिव रीजनिंग को किया है किसी ने? हाँ, किसी के पास कोई एग्जांपल? बताइए। आपने कहा साहब ये जब हम डस्टर ऊपर से छोड़ते हैं तो ये नीचे गिरता है, ये बॉक्स है ये ऊपर से छोड़ते हैं ये नीचे गिरता है, ये कुछ मशीनरी पार्ट है ऊपर छोड़ते हैं नीचे गिरता है, ये कलम हम ऊपर से छोड़ते हैं नीचे गिरता है, किसी हम आदमी को ऊपर से उठा के छोड़ते हैं नीचे गिरता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ हम अगर ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगी, पृथ्वी की केंद्र की तरफ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। पर ये आपने कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया? कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आपने क्या किया? एक एक ऑब्जर्वेशंस को देखा, इंडिविजुअल्स ऑब्जर्वेशन को देखा, ठीक है। इसको हिंदी में हम आगमनात्मक भी बोलते हैं। आगमनात्मक तर्कणा, और इसको हम बोलते हैं निगमनात्मक। आगमनात्मक तर्कणा और निगमनात्मक तर्कणा, या आप इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग बोल सकते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। कहां तक पहुंचते हैं? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, जनरल कंक्लूजन तक। हमने कहा भाई राम इंसान है मरता है, श्याम इंसान है मरता है, हाँ, गीता इंसान है मरती है, सविता इंसान है मरती है, ठीक। और आपने जब ऐसे हजारों लोगों को देख लिया जो कि इंसान है और मरते हैं, तो आप क्या कहोगे? कि सभी इंसान मरते हैं। आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को देखते जा रहे हो और फिर आप क्या कर रहे हो? एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो। अगर आप इस तरीके की सोच रखते हैं, इस तरीके की थिंकिंग रखते हैं या तर्कना करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक। फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। आप स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, और जनरल का मतलब क्या हुआ? आप एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। इस काम में महिलाएं बहुत तेज होती। पूछो कैसे? ये जब अपने ससुराल पहुंचती हैं तो अपने ससुराल के लोगों का जो भद्रा उतारनी होती है तो उसमें इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करती है कि मेरी ननद मूर्ख, मेरा पति मूर्ख, मेरे सास मूर्ख, ससुर के बारे में कुछ खास कहेंगे नहीं, वो भी हाँ इन्हीं लोगों की देन है, तो इनका पूरा खानदान मूर्ख, ये गरीब, इनकी ननद गरीब, इनकी माँ गरीब, इनका बाप गरीब, इनका खानदान पूरा गरीब। कितने लोगों की मम्मियाँ अपने ससुराल पक्ष वालों को इस तरीके से इंडक्टिव रीजनिंग के तहत समझा देती हैं। चलो एक हाथ खड़ा हुआ, एक बिटिया ने ईमानदारी से बता दिया, हाँ 2, ठीक। बाकी लोगों की मम्मियाँ इतनी शरीफ तो नहीं है भाई, मेरी मम्मी तो खूब सुनाती हैं। कहें बेटवा इनके घरे वाले का देखे रहन, इनके घरे वाले पैसा देखे रहन,
जब हम आए थे तब पैसा आवा है इनके घरे में, हाँ क्या गरीब लोगन जो का बताई। अब ये सुन के अब पिताजी भी कहते रहते तो तुम्हारे परिवार वाले कौन से वो थे? मेरे परिवार वाले सेठ थे। 50,000 की गड्डी ये देखे नहीं थे। फिर पापा धीमे से कहते हाँ कह तो सही रही है, मैं जब नौकरी में आया हूँ तो बहुत बाद में मैंने 50,000 की गड्डी देखी। और मेरी माता ही कहती मेरे यहाँ 50,000 की ऐसी गड्डियाँ पड़ी रहती थी। ठीक, अब ऐसा केवल यही नहीं कि मेरी माता जी सुनाती, पिताजी को मौका मिलता है तो वही सुनाते हैं। और ख़ास बात ये है दोनों लोग खानदान से ही बात करते हैं, डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं, हाँ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आते हैं, वो खतरनाक होता है। ठीक है ना, उसमें बेलल वेलल पड़ने के चांसेस होते हैं, तो वो खतरनाक। सीधे कहते कहते तुम्हारा पूरा खानदान जो है ना मूर्खों का था, सब बैल बुद्धि थे, केवल लेबरई करनी आती थी, लेबरई कर करके पैसा कमा लिए। ठीक, तो मेरी माता कहते हाँ जो भी किए हैं आपसे तो नहीं मांगे ना, हाँ। तो चलिए ये चलता रहता है, बट दिस इज समहाउ वी कॉल इट एज अ इंडक्टिव रीजनिंग, कि हम लोग कैसे वो करते हैं। आप लोग अक्सर ये करते हैं, हाँ कैसे रीजन आउट करते हैं। कहते एक टू मान लो कोई बीटेक वाला मिल गया आपको, एक बीटेक वाले को देखे वो उतना बुद्धिमान नहीं था, दूसरे उसी कॉलेज के अच्छा चलो नाम नहीं लेंगे, एक बड़ी आजकल फेमस यूनिवर्सिटी है, हाँ नाम नहीं लेते, ठीक है, हाँ। तो उस फेमस यूनिवर्सिटी के अब जहाँ कहीं पे भी लोग नहीं, पर वो नहीं गलत एग्जाम्पल हो गया, नहीं चलो उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। और कोई इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल आप लोग दोगे? हाँ अच्छा, जैसे इकोनॉमिक्स से सर आते ना, वेद सर, हाँ तो वैसे कहते हैं कि विवेकानंद जी को देखा, समझ में आया कि आधे दिमाग के हैं। फिर अखिल से कुछ सवाल पूछते हैं, अखिल पूछो कुछ बताते कुछ और हैं, ठीक है। कहते हैं दूसरा एग्जाम्पल फिर अंजना मैडम से पूछिए तो वो अलग डायरेक्शन में जा रही होती हैं। फिर विशाल से पूछ लेंगे, विशाल अलग कुछ बताएंगे, कहेंगे इस डिपार्टमेंट में सबके सब आधा ही दिमाग हैं। ये जब सबके सब आता ना, मतलब क्या किया उन्होंने, एक एक ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। ठीक, इस जनरल कंक्लूजन को ड्रॉ करने को ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो अब आप लोग का होमवर्क ये है कि कल आप लोग 5-5 इंडक्टिव रीजनिंग के एग्जाम्पल्स खोज के आएंगे, वो भी डेली लाइफ से। ठीक है, आपको डेली लाइफ में इंडक्टिव रीजनिंग कहाँ दिखती है, कहाँ देखने को मिलती है, आप वो चीज करके आएंगे। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की। डिडक्टिव रीजनिंग इसका जस्ट अपोजिट होता है। आपके पास एक कंक्लूजन है, ठीक है, क्या कंक्लूजन है, साइकोलॉजी वाले पगले होते, इट्स जनरल कंक्लूजन। हाँ, कितने लोगों ने ये शब्द सुन चुके हैं, कितने लोग ये सेंटेंस सुन चुके हैं, तुम साइकोलॉजी से हो क्या? कॉलेज में तो सुने ही होंगे, और उसके बाद कहते हैं हाँ तभी पगलई वाली बातें कर रहे हो। ठीक है, अब उनको कौन बताए कि हम पगलई वाली बातें नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये बस ये अपने मन से ये भ्रम निकालना चाहते हैं कि तुम पागल नहीं हो, पर तुम अपने व्यवहार से ये सिद्ध करने पे तुले हो कि तुम ही पागल हो। ठीक, वो बुद्धिहीन प्राणी है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी चाल, हमारी शतरंज की बिसात कितनी बड़ी। हाँ, तुम यहाँ अपने आप को राजा समझ रहे हो, हम तुम्हें एक मोहरे के तौर पे देख रहे हैं कि जिसको कभी भी काट सकते। डिडक्टिव रीजनिंग फ्रॉम फ्रॉम जनरल कंक्लूजन टू स्पेसिफिक आउटकम। ठीक है, अगर कोई बंदा एक कौवा बनाता है और वो कौवा
पिंक कलर का हो तो आप लोगों को कैसा लगेगा? हाँ, सुंदर लगेगा। हाँ, मैंने इसलिए पिंक पूछा, लड़कियों को पसंद आ जाएगा कि ये वाला कलर अच्छा है। अच्छा, कुछ लड़कियों कहना नहीं नहीं वो शेड नहीं अच्छा है, पिंक तो है पर वो बेबी पिंक होना चाहिए। हाँ, कौवा पिंक हो सकता है क्या? क्यों? हाँ, कौवा काला होता है। ये कौवा काला होता है, ये क्या है? जनरल कंक्लूजन है। और अगर कोई व्यक्ति आके कहे कि मेरे घर में मैंने कौवा पाल रखा है जो पिंक कलर का है, तो आप क्या करोगे? इस आर्ग्यूमेंट को आप रिफ्यूट कर दोगे, हवा में उड़ा दो, कह दो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कोई भी कौवा दूसरे कलर का नहीं हो सकता है। आपके पास एक जनरल कंक्लूजन है कि कौवे काले ही होते हैं। इसी तरीके से कहा जाए कि भैया आपके पास एक जनरल कंक्लूजन है कि इस प्रकृति में जो कुछ भी है सब कुछ नश्वर है। क्या है? प्रकृति में जो कुछ भी है नश्वर है, मतलब हाँ, आज है कल खत्म हो जाएगा। ठीक। फिर कहा गया ये रमेश हैं, ये क्या होंगे? ये भी नश्वर होंगे। आपने उनको नश्वर बताया, कैसे बताया? फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। आपके पास एक जनरल कंक्लूजन था, उससे आप स्पेसिफिक आउटकम की तरफ आए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि साहब ये अगर ये देखा जाए तो ये अगर ये सही मायनों में देखा जाए कुछ ऐसा डमरू शेप बनेगा। ठीक है, ये है आपके जनरल कह लीजिए या फिर नहीं, ये आपके इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इससे आप क्या पहुंच रहे हो? एक जनरल कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो। ठीक है, और जब आपके पास एक जनरल कंक्लूजन दिया हो तब क्या हो? ये जनरल कंक्लूजन का लेवल है। ठीक है, ये आपके जनरल कंक्लूजन से अगर आप इधर चल रहे हो, ठीक है, अगर आप ऐसे आ रहे हो फ्रॉम इधर से इधर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। पर अगर आप जनरल कंक्लूजन से कहां जा रहे हो? दिस इज स्पेसिफिक आउटकम की तरफ आ रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगती हैं। भाई आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आपने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा, ऐसे करते करते आपने n ऑब्जर्वेशंस लिए और आपने फिर क्या किया? उसके बेसिस पे एक जनरल कंक्लूजन आपने ड्रॉ कर दिया। ये क्या है? ये जनरल कंक्लूजन आपने ड्रॉ कर लिया। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक जनरल कंक्लूजन मिलेगा और आप क्या करोगे? एक स्पेसिफिक आउटकम की तरफ आप चलोगे। ठीक, परसेप्शन आप लोगों ने पढ़ा है ना? परसेप्शन में विशाल सर ने क्या आप लोगों को बॉटम अप और टॉप डाउन परसेप्शन पढ़ाया है, परसेप्चुअल प्रोसेस पढ़ाया है? हाँ, नाम सुने हो?
चलो ठीक, ये चीज समझ में आ गई। इंडक्टिव डिडक्टिव समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले बता दो। उसका कोई एग्जाम्पल आप लोगों के पास है? अच्छा, ट्रायंगल में बॉटम कौन सा हिस्सा है और टॉप कौन सा हिस्सा है? बॉटम ये होता ना, और टॉप नुकीला वाला पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो बॉटम ये है, ठीक है, और यहां पे क्या है, ये क्या है, ये टॉप है। तो होता क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग को हम टॉप डाउन रीजनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप डाउन। क्यों? टॉप से डाउन की तरफ जा रही है। और यहां क्या है, ये बॉटम से किधर जा रही है? नहीं, बॉटम से, बेसिकली ये टॉप है तो बॉटम से ऊपर की तरफ जा रही है, तो दिस विल बी कॉल्ड बॉटम अप। इंडक्टिव को हम बॉटम अप रीजनिंग भी कहते हैं और डिडक्टिव को हम टॉप डाउन रीजनिंग कहते हैं। हम एक जगह पे हैं, एक से हम बहुतों के बारे में कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग, आप सोच रहे हो इसकी जरूरत कहां पड़ती होगी? कभी सोचा है इस बारे में? किस तरीके के ख्यालातों की जरूरत कहां पड़ती है? कब हम लोग इस तरीके के विचार इस्तेमाल करते हैं? इतना टफ काहे जा रही हो प्रोडक्ट रिलेटेड सर्वे में? हाँ, क्या पूछा जाता है आपसे? क्या नाम है? खड़ो बताओ, अपना नाम बताओ। हाँ, श्रद्धा। पूरा नाम जब हम पूछते हैं क्या नाम है, पूरा नाम। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? कास्ट में। चलो पूरा नाम बताओ। लाला। बैठो बैठो। लाला हो इसका मतलब क्या होगे? दिमाग से तेज होगे, कलम से पक्के होगे, कागज के जानकार होगे। हाँ, अगर ऐसे किसी ब्राह्मण को खड़ा कर दे तो श्रूड होगा। हाँ, दिमाग ज्यादा चलाता होगा, चतुराई में होगा। ठीक, बनिया है, क्या होगा? है, चालाक होगा, कंजूस होगा। ये हम लोग यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। हम लोग इसीलिए पूरा नाम जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। आपने पूछा, अभी आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा सा मीम आया था, क्योंकि इस पे बात हो रही थी। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो मुसलमान था। उसको खड़े होकर जब अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, इतने में पीछे से आवाज आती है, बोलो जय श्री राम। तो बंदा कहता है, भाई हाँ, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कहता अब तुम बोलो अल्लाह अकबर। सन्नाटा पसर गया। ठीक है, हम सब लोग कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ों को आप अक्सर ऑब्जर्व करते रहे। मान लिया अचानक से आपको कोई मिल गया, ठीक है, जो कि इस्लाम को फॉलो करने वाला है, तो क्या होगा? हाँ, हमारे देश में जो हमारी सरकारें हैं वो कुछ अलग ही तरीके का माहौल बना रही हैं। ठीक, उनको क्या लगता है कि जो मुसलमान लोग हैं वो अलग किस्म के हैं, अलग दुनिया से आए। अरे यार, सब इसी देश के हैं। हाँ, पर नहीं, जब भी उनको देखेंगे तो क्या होगा? कट्टरवादी हैं। ठीक, बहुत बच्चे पैदा करते हैं। अगर गलत कह रहा हूं बताओ, हमारे दिमाग में यही तो डाला जा रहा है ना। ये क्या है? ये क्या है? ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है? नहीं, ये जनरल कंक्लूजन्स हैं। दिस इज हाउ पॉलिटिशियंस सेट नैरेटिव, क्योंकि पॉलिटिक्स नैरेटिव पे काम करती। ठीक है, वो अब एक जन जो है एआई समिट को लेके ही बौराए हुए हैं। ठीक है, गए क्या किए साहब कि जो है शर्टलेस प्रदर्शन कर दिए। अब उनको पता नहीं है, अमित शाह को, मोटा भाई को बस मौका चाहिए था। अब वो एक एक आदमी को ढूंढ रहा है का मास्टरमाइंड कौन है, जो मास्टरमाइंड उठा के उसको जो है जेल में डाल दो। ठीक, मान रहे हैं कि विरोध करना आपका अधिकार है, लोकतंत्र में रहते हैं, विरोध करना अधिकार है। पर हाँ, थोड़ा सा देखना चाहिए ना कि जहाँ इंटरनेशनल मीडिया आपको कवर कर रही है वहाँ किस प्रकार का विरोध होना चाहिए। ठीक है, वहाँ बौद्धिकता आपको अपनी इस्तेमाल करनी चाहिए थी। विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं।
और मैं तो हमेशा कहता हूं शिक्षकों को और कलाकारों को हमेशा सरकार के विरोध में ही रहना चाहिए, पर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सरकार का विरोध कीजिए, राष्ट्र का विरोध मत कीजिए। बहुत महीन सी रेखा होती है, उसको पार नहीं करनी। आप सरकार का विरोध कीजिए, राष्ट्र का विरोध मत कीजिए। राष्ट्र विरोधी होंगे वो गड़बड़ है, सरकार विरोधी होंगे वो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है, वो सरकार के लिए अच्छा है। वो सरकार माने ना माने, क्योंकि किसी भी सरकार को अच्छा नहीं लगता है कि कोई इससे सवाल पूछे। मुझसे ही आप मेरे बारे में 50 तो सवाल पूछोगे, सर आप ऐसे काहे पढ़ा रहे हैं, वैसे काहे पढ़ा रहे हैं, हाँ, तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? सवाल किसी को भी नहीं अच्छे लगते। तुम लोग को अच्छे लगते हैं? तुम लोग का बस चले तुम लोग वाइवा भी हटवा दो। क्या बहुत सवाल पूछ रहा था। इवन कई लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं गुरुजी सवाल पूछेंगे या उधर देख रहे हैं नीला ड्रम रखा है। लखनऊ में भी केस हुआ ना, देखा कि नहीं आप लोगों ने? एक बेटे ने अपने बाप को ही जो है निपटा दिया, पीसेस करके नीले ड्रम में डाल के सीमेंट में चुनवा दिया। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, याद रहेगा ये, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछा जा सकता है कि बॉटम अप रीजनिंग किसको कहते हैं या टॉप डाउन रीजनिंग किसको कहते हैं, या इंडक्टिव रीजनिंग में आपको लिखा हुआ आ जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग के लिए जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, इस तरीके से करके। तो आपको चीज़ों को अगर आप समझे होंगे तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक, हम लोग जनरली जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसमें करते क्या है, हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग में एक पैटर्न फाइंड करते हैं, पैटर्न सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं? पैटर्न सर्च करते हैं। ठीक है, जब हमें वो पैटर्न मिल जाता है तब हम क्या करते हैं, तो हम कहते हैं कि साहब चीज़ें ऐसी होंगी। ये इंडक्टिव रीजनिंग है। इसका कोई एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए अभी हमने डिडक्टिव रीजनिंग का भी इसको जो है कितने लोगों ने कौन अग्रवाल, आरडी अग्रवाल, कौन सा अग्रवाल आता है, रीजनिंग की बुक आती है बड़ी फेमस सी है, आरएस अग्रवाल की। हाँ, आरएस अग्रवाल की अगर आप बुक देखोगे तो पूरी रीजनिंग की एक बंदे ने बुक ही बना रखी। कितने लोगों ने उसको सॉल्व किया है अभी तक? थोड़ा बहुत भी नहीं किया है तो पूरा कर डालो, दिमाग तेज हो जाएगा। ठीक, उसमें तमाम तरीके की रीजनिंग दी हुई हैं, उसमें इंडक्टिव रीजनिंग भी है, उसमें डिडक्टिव रीजनिंग भी है। पर हमें केवल किताबी रीजनिंग की बात नहीं करनी, हमें डेली लाइफ की रीजनिंग के बारे में बात करनी। ठीक है, जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं अपने ऑब्जर्वेशन की बात करूं, मेरे जितने भी मुसलमान दोस्त हैं समहाउ दे आर वेरी गुड, पढ़ने में भी दे आर वेरी स्कॉलर ना, बहुत ही हम्बल। इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि मान लिया मैं उन लोगों के साथ कहीं निकला हूं और उनका मन है कुछ नॉनवेज खाने का, तो वो खाते हैं, हाँ, पर मेरे लिए अलग से कुछ ना कुछ जरूर मंगाएंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि साहब कोई चीज़ें टच ना हो, मतलब जब खाते होता है कि मेरे थाली में से कुछ खा लिया, अगर वो नॉनवेज खा रहे हैं तो मेरी थाली में से कुछ भी नहीं लेंगे। वो अलग बात है कि मैं उनकी थाली से कुछ ले लूँ, ठीक है, सलाद लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, तो चिंता मत करो कि साहब नॉनवेज नहीं खाते, बस एक लेग पीस उठा लिया। ठीक, तो मेरे सारे दोस्त अच्छे रहे। तो मेरा जो जनरल कंक्लूजन है, मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, वो ये हैं कि भाई जो मुसलमान होते हैं वो अच्छे होते हैं, और कौन अच्छे नहीं होते उसका उलट। बीइंग अ ब्राह्मण, मैं हमेशा ब्राह्मणों को गरियाता रहता हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी बताए थे कि बाभन कुकुरनाऊ जात देख गुर्राऊ। ब्राह्मण, कुत्ते और नाई, ये गांव की कहावत है कि ये लोग अपने ही जात को देख के गुर्राते हैं। उसके पीछे कारण है, ब्राह्मण का मतलब यजमानी करने वाला व्यक्ति, जो जगह जगह जाके पूजा पाठ कराता है, कर्मकांड वगैरह कराता है, ये सब कराने वाला आदमी। तो उसका क्या होता है, उसका अपना घर परिवार निश्चित होता है ना, यजमान फिक्स होते कि यही यजमानी, इन्हीं परिवारों की यजमानी आप करेंगे। पर अगर उस परिवार में किसी दूसरे पंडित को देख लेंगे तो क्या होगा? खून खोलेगा ही, रोजी रोटी का सवाल है। ठीक है, ऐसे ही कुत्तों का भी अपना एक इलाका होता है। तो अगर वो कोई कुत्ता अपने इलाके में, अपनी टेरिटरी में किसी दूसरे को देख लेगा तो क्या होगा? वो भी भौंकेगा। और नाऊ, जिसका काम बाल बनाना और तमाम तरीके के गांव में जो है, हाँ, संदेश पहुंचाना और तमाम तरीके का काम होता है, उसके भी अपने परिवार फिक्स होते हैं।
अगर उनके परिवारों में अगर वो किसी दूसरे नाव को देख लेगा तो भी गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे मेरे साथ ये सत्य है कि मुझे जो कहते हैं कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं यार पंडित वे। हाँ, जो लोग हंस रहे हैं वो बड़े अच्छे से जान रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम लोग रुकते हैं और फिर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। 2 बजे वाली क्लास होगी, आप लोग का इंस्ट्रक्शन वगैरह चेक होंगे। थैंक यू।